हेलो दोस्तों, मैं सुनील गोदारा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से कृषि विज्ञान क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सेकंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लेकर आए हैं लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट की क्लास नंबर 10 है, जिसका टॉपिक रहने वाला है एनिमल्स फीड स्टॉक्स। यानी जो पशुओं को हम आहार देते हैं वह उस आहार में क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, उसके क्या क्या सिद्धांत है, किस तरह से उसे जो आहार देते हैं वह कितना देना चाहिए, कौन से पशु पर कितना दूध देता है तो उसे कितना राशन देना चाहिए, इन सब के बारे में हम आज की क्लास में जानने वाले हैं। पीछे हमने 9 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि इम्प्रूवमेंट ऑफ फार्म एनिमल्स एंड पोल्ट्री। इन्हें जो फार्म एनिमल और पोल्ट्री है उसमें इम्प्रूवमेंट कैसे किया जाता है ये हमने पिछली क्लास में जाना था। और भी हमने अनेक से टॉपिक पीछे कंप्लीट कर लिए। यदि आपको वो टॉपिक देखने या पीछे की जो 9 क्लासें हो चुकी है वो क्लासें यदि आपको देखनी है तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हैं। और यदि आप भी चाहते हैं कि जब भी इस क्लास पर आगे से कोई भी वीडियो या क्लास अपलोड हो तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए, तो इसके लिए आपको केवल चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है और वीडियो को अंत तक देखना है। यदि क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक और अपने दोस्तों से शेयर करके जाएं, ताकि वह भी जो बीएससी सेकंड सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसे कंप्लीट कर सके। चलिए तो आज की टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक रहने वाला है एनिमल फीड स्टॉक्स, यानी पशु आहार सामग्री, जिसमें पहले हम इसकी जो डेफिनेशन है वो जानेंगे कि पशु आहार सामग्री वे सभी पदार्थ हैं जो पशुओं को उनके पोषण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खिलाए जाते हैं। यानी पशु में आहार में वह सभी सामग्री आती है जो पशु के लिए पोषण सामग्री, यानी पोषण की आवश्यकताओं को पूरे करने के लिए वो जो भी हम उन्हें खिलाते हैं भोजन या जो आहार देते हैं वह सभी पशु आहार में आते हैं। और आहार सामग्री में प्राकृतिक आहार जैसे घास और अनाज और प्रसंस्कृत आहार जैसे प्लेट मिक्सचर दोनों शामिल है। यानी जो हम सब्जियां बनाते हैं या सब्जी लाते हैं तो उसमें जो अपशिष्ट बचते हैं, यानी जिन्हें हम सब्जी में यूज़ नहीं लेते हैं या सब्जी के छिलके वगैरह जो पशु को खिलाते हैं वह भी प्रसंस्कृत आहार में आते हैं। और अगला हम पढ़ेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल फीड स्टॉक, यानी पशु आहार सामग्री का महत्व क्या क्या है। सामान्य सी बात है कि इससे एक तो जो पोषक तत्व होते हैं वह प्राप्त होते हैं, पशुओं का उचित वृद्धि और प्रजनन में सहायता मिलती है, और जो पशु से जो उत्पादन होता है, यानी जो पशु से दूध घी मांस उत्पन्न होता है उसमें भी बढ़ोतरी होती है। देखिए, सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज जैसे आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। पशुओं की उचित वृद्धि, प्रजनन और स्वास्थ्य सुनिश्चित करते हैं, और दूध, मांस, अंडे, ऊन और अन्य उत्पादों का उत्पादन बढ़ाते हैं। और जो प्रतिरोधक क्षमता, यानी रोगों और बीमारियों से लड़ने की क्षमता, बीमारियों के खिलाफ लड़ने की शक्ति को बढ़ाते हैं, और कृषि में दक्षता बनाए रखते हैं, वे उत्पादन लागत को घटाते हैं। और अब हम पढ़ेंगे मेन टॉपिक यहाँ से चालू होता है हमारा कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल फीड स्टॉक, यानी जो पशु आहार सामग्री का वर्गीकरण। यानी जो पशु आहार है उसमें पहला तो आता है रेशेदार आहार, और दूसरा आता है जो केंद्रित आहार होता है या केंद्रित आहार जिसे हम कहते हैं, जो हम दाना देते हैं जैसे गेहूं का दाना या जो भी हम अन्य दाना देते हैं उसे सेकेंद्रित आहार कहते हैं। और रेशेदार में जो हम लेग्यूमिनेसी कुल की जो चारा खिलाते हैं उसे रेशेदार आहार कहते हैं। पहला आता है रेशेदार आहार, जिसमें हम पढ़ेंगे कि जो रेशेदार आहार क्या होता है कि रेफेज वे आहार होते हैं जिनमें फाइबर की मात्रा 18% से अधिक हो, यानी क्रूड फाइबर जो होता है वो 18% से ज़्यादा होता है, और ऊर्जा कम होती है। ये पाचन के सामान्य कार्य के लिए आवश्यक होते हैं, खासकर गाय भेड़ जैसे जुगाली करने वाले पशुओं में। यानी जो रेफेज में क्या होता है, यानी रेशेदार फसलों में क्या होता है, जो फाइबर होता है उसकी जो मात्रा होती है वह 18% से ज़्यादा होती है। और इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, एक तो हरा चारा जैसे बरसीम नेपियर घास, और सूखी चारा जैसे भूसा या सूखा घास। तीसरा आता है साइलेज सूखा चारा या घास का गट्ठा। यानी जो हम चारा खिलाते हैं वे सभी इसी में आते हैं रेशेदार में। और जो रेशेदार होते हैं आहार होते हैं वे भी दो प्रकार के होते हैं। पहला आता है दलहनी रेफेज, दूसरा आता है एदेलेनी
रेफेज, यानी लेग्यूमिनियसी रेफेज और नॉन लेग्यूमिनियसी रेफेज, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे दलहनी रेफेज। ये रेफेज दलहनी पौधों से प्राप्त होते हैं जो अपनी जड़ों में गांठों के माध्यम से वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। यानी जो दलहनी फसलें होती है वे जड़ों में गांठों के माध्यम से वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो होता है उसका स्थिरीकरण करता है। इनमें प्रोटीन, कैल्शियम और खनिज की मात्रा अधिक होती है। दलहनी रेफेज पौधों पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाते हैं। यानी जो दलहनी फसलें होती है वे एक तो पोषक तत्वों से भरपूर होती है और जो मिट्टी की उर्वरकता होती है उसमें भी बढ़ोतरी करती है। यानी इससे जो दलहनी फसलों से क्या होता है कि मिट्टी की उर्वरकता को सुधारा जा सकता है। इसके एग्जाम्पल है, पहला आता है बरसीम, लुसन या अल्फाल्फा, लोबिया, गंवार, सोयाबीन चारा और स्टाइलो, ये इसके कुछ उदाहरण हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे नॉन लेग्यूमिनेसी रेफेज। यानी इसमें क्या होता है कि ये रेफेज दलहनी पौधों से प्राप्त होते हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिर नहीं करते, यानी स्थिरीकरण नहीं करते हैं। इनमें प्रोटीन की मात्रा दलहनी रेफेज की तुलना में कम होती है, लेकिन ये थोक या फाइबर प्रदान करते हैं। एदेलिनी रेफेज जुगाली करने वाले पशुओं के पेट में रूमेन के सामान्य कार्य को बनाए रखने में मदद करते हैं। यानी जो एदेलिन रेफेज होते हैं जो जो जुगाली करने वाले, जैसे गाय, भैंस, बकरी और भेड़ जैसे जो जुगाली करते हैं, उन पशुओं में जो रूमेन, पेट का जो एक भाग होता है रूमेन, जो सबसे बड़ा भाग होता है, उसको सामान्य कार्य को बनाए रखने में भी मदद करते हैं। और इसके एग्जाम्पल है जैसे नेपियर घास, गिन्नी घास, ये सभी एक घास ही है। गिन्नी घास हुई, नेपियर घास हुई, पारा घास, मक्का का चारा, जवार का चारा, धान का भूसा, ये सभी एदेलिनी फसलों में आते हैं। और अब हम पढ़ेंगे जो सघन आहार है। इन्हें सघन आहार वे होते हैं जिनमें फाइबर की मात्रा 18% से कम हो और रेशेदार में 18% से ज़्यादा होती थी, लेकिन ऊर्जा और प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। लेकिन जो रेशेदार होते हैं उसमें ऊर्जा और प्रोटीन की मात्रा इसकी तुलना में कम होती है। ये पशुओं को उच्च ऊर्जा प्रोटीन प्रदान करने के लिए उपयोग किए जाते हैं और विशेष रूप से उच्च उत्पादन वाले पशुओं में, यानी जिन पशुओं से ज़्यादा उत्पादन होता है, जैसे किसी कोई भैंस है, मुर्रा मुर्रा नस्ल की भैंस है, उससे कुछ दूध उत्पादन ज़्यादा होता है, तो उसमें ये जो सघन आहार है उसका इसका उपयोग ज़्यादा किया जाता है। सघन आहार के प्रकार कौन कौन से होते हैं, जिनमें पहला आता है ऊर्जा प्रदान सघन आहार। यानी इसके एग्जाम्पल है अनाज जैसे मक्का, ज्वार, गेहूँ। यानी ये जो सीरियल ग्रेन्स होते हैं, अनाज वाली फसलें होते हैं, इनका जो दाना होता है यानी गेहूँ जो होता है वह इन्हें खिलाया जाता है पशुओं को। और दूसरा आता है प्रोटीन प्रदान सघन आहार। इसके एग्जाम्पल है तेल की खलियाँ जैसे मूंगफली की खली, सरसों की खली, और जैसे मछली का आटा या मांस आटा। इन्हें ये सब इनको खिलाया जाता है। जैसे हम खल नहीं खिलाते, बिनोला की खल पशुओं को खिलाते हैं, वह इसी में आता है प्रोटीन प्रदान सघन आहार में। और अगला आता है कि जो सघन आहार होते हैं इसके दो प्रकारों में बांटा गया है। पहला आता है अधिक कार्बोहाइड्रेट वाले सघन आहार और दूसरा आता है अधिक प्रोटीन वाले सघन आहार। जिसमें पहला जो है अधिक कार्बोहाइड्रेट सघन आहार है, उसकी परिभाषा ये है कि जो इन आहार में कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः स्टार्च और शर्करा की मात्रा अधिक और प्रोटीन की मात्रा 18% से कम होती है। यानी जो और इसका जो उद्देश्य क्या होता है कि पशुओं को ऊर्जा प्रदान करना और आगे उप विभाजन करना। यानी जो ये अधिक कार्बोहाइड्रेट वाले सघन आहार है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है एक तो पशुओं को ऊर्जा प्रदान करना और दूसरा होता है आगे उप विभाजन करना, और दूसरा आता है पौध आधारित अधिक कार्बोहाइड्रेट वाले सघन आहार, इसी में है ये। और इसके जो उदाहरण है वह पहला आता है मक्का, जौ, जई, गेहूँ, जवार और टूटा चावल, ये सभी इसके उदाहरण हैं। यानी अधिक कार्बोहाइड्रेट वाले सघन आहार के ये उदाहरण हैं। और पशु आधारित अधिक कार्बोहाइड्रेट वाले सघन आहार के क्या क्या उदाहरण हैं या क्या है ये, कि प्राय नगण्य होते हैं क्योंकि जानवरों से प्राप्त आहार मुख्यतः प्रोटीन आधारित होते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट के लिए कोई प्रमुख पशु आधारित स्रोत नहीं होता है। और दूसरा आता है अधिक प्रोटीन वाले सघन आहार। इसकी डेफिनेशन है कि इन आहारों में प्रोटीन की मात्रा 18% से अधिक होती है और इसके जो उद्देश्य होते हैं वह शरीर की वृद्धि, दुग्ध उत्पादन और ऊतक निर्माण के लिए आवश्यक एमिनो अम्ल और प्रोटीन प्रदान करना है और इससे भी आगे उप विभाजन करना इसका मुख्य उद्देश्य है।
और पौध आधारित अधिक प्रोटीन वाले सघन आहार का उदाहरण है कि जो सोयाबीन की खली होती है वह, मूंगफली की खली, कपास बीज की खली, सूरजमुखी की खली, तिल की खली और अलसी की खली। यह जो भी हम जितने भी पशुओं को खल देते हैं वह सभी इसी का उदाहरण है। और दूसरा आता है पशु आधारित अधिक प्रोटीन वाले सघन आहार। इसके उदाहरण है कि जो मछली का आटा या मांस आटा या रक्त आटा होता है, और जो दूध उत्पादक जैसे स्किम्ड मिल्क पाउडर होते हैं वह सभी इसी के उदाहरण हैं। तीसरा आता है औद्योगिक उप उत्पाद, यानी ये कृषि प्रसंस्करण उद्योगों से प्राप्त अवशेष और उप उत्पाद होते हैं। ये सस्ते होते हैं और पशु आहार को पूरक रूप के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये इसके एग्जाम्पल ये है कि जैसे गेहूं का चोकर, चावल का चोकर और गुड़ की खोई या सीरा, तेल निकाले जाने के बाद खली जैसे सोयाबीन की खली, शराब उद्योग से बची हुई अनाज सामग्री, पशु आहार देने के सिद्धांत। यानी ये अलग टॉपिक है, यहाँ से ये अलग टॉपिक चालू होता है। टाइपिंग वाले ने यहाँ पे गलत लिख दिया है। यहाँ पे एनिमल फीडिंग के जो सिद्धांत होते हैं वह हम यहाँ से जानेंगे। ये यहाँ पे अलग टॉपिक है, याद रखना। इसका इंट्रोडक्शन है कि पशुपालन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आहार होता है। यानी जो पशुपालन होता है उसमें आहार ही सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि जब पशुओं को कुछ खिलाओगे नहीं तो उत्पादन कैसे होगा। सही आहार से पशु का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, दूध उत्पादन बढ़ता है, प्रजनन क्षमता बेहतर होती है और बीमारियों का खतरा कम होता है। यदि हम पशुओं को अच्छा आहार देंगे तो उसका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, और जो दूध उत्पादन या अन्य कुछ उत्पादन होता है पशुओं से, जैसे मुर्गी से अंडा उत्पादन या मांस उत्पादन के लिए भी हम मुर्गी को पालते हैं, वह भी बढ़ता है। और जो प्रजनन क्षमता होती है वह भी बढ़ती है, और बीमारियों के प्रति रोग प्रतिरोधकता क्षमता में भी बढ़ोतरी होती है। गलत और असंतुलित आहार पशुओं को कमजोर कर देता है और उत्पादन घटा देता है। यानी हम यदि असंतुलित आहार पशुओं को देते हैं तो उससे पशुओं में कमजोरी आती है, और जो उत्पादन दक्षता होती है वह भी घट जाती है। अब हम पढ़ेंगे जो चारे और दाने की मात्रा। यानी सामान्य नियम, प्रतिदिन पशु के शरीर के वजन का 2.5 से 3% सूखा पदार्थ देना चाहिए। इन्हें सूखा चारा उनको देना चाहिए। जितना पशु का वजन होता है उससे 2.5 से 3% भाग उसको देना, सूखा दाना या सूखा चारा देना चाहिए। गाय यदि 400 किलो की है तो उसे लगभग 10 से 12 किलो सूखा पदार्थ प्रदान किया जाना चाहिए। यानी एक गाय है जो 400 किलो की है उसको लगभग दिन में 10 से 12 किलो सूखा चारा देना चाहिए। और जो भैंस 500 किलो की है उसे लगभग 12 से 15 किलो सूखा पदार्थ प्रतिदिन देना चाहिए। और जो खिलाने का समय है वह पशुओं को दिन में 2 बार सुबह और शाम खाना देना चाहिए। इन्हें दिन में 2 बार देना चाहिए, सुबह और शाम। और अगर पशु अधिक दूध देने वाला है तो दिन में 3 बार खाना देना चाहिए। इन्हें कुछ जो क्रॉस ब्रीड होती है वह भी जो दूध ज़्यादा देती है उन्हें दिन में 3 बार खाना देना चाहिए। और जो सामान्य नस्ल होती है जो मतलब मध्यम दूध देते, ना ज़्यादा ना कम, उन्हें दिन में 2 बार सुबह और शाम खाना देना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे जो खिलाने का तरीका, यानी मेथड ऑफ फीडिंग। यानी ग्रीन फॉडर होता है जो हरा चारा होता है, वह हमेशा ताज़ा मुलायम और हरा चारा देना चाहिए। चारा खिलाने से पहले उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना चाहिए। बहुत गिल्ला या अत्यधिक सूखा चारा नहीं देना चाहिए। यानी जो हम हरा चारा देते हैं वह तो ताज़ा होना चाहिए और मुलायम होना चाहिए, और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर पशु को देना चाहिए। और अगला आता है कि जो ड्राई फॉडर यानी सूखा चारा होता है, इसके उदाहरण जैसे हैं भूसा, सूखी ज्वार, सूखा बाजरा। यह पोषण सुधारने के लिए सूखे चारे को दाने के साथ मिलाकर देना चाहिए और चारे को हल्का गीला करके खिलाना चाहिए। यानी जो हम सूखा चारा देते हैं इसको हमेशा दाने के साथ मिलाकर देना चाहिए, और जो इसे आता है इसे थोड़ा बहुत गीला कर देना चाहिए। यानी चोकर में थोड़ा बहुत पानी मिलाकर इसे गीला करके पशुओं को खिलाना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे जो दाना या अनाज होता है वह पशुओं को कैसे देना चाहिए। दाना ऊर्जा और प्रोटीन का समृद्ध स्रोत होता है। दूध उत्पादन के अनुसार दाना देना चाहिए। हर 2.5 से 3 लीटर दूध उत्पादन पर 1 किलो दाना देना चाहिए। यानी जो पशु 2.5 से 3 लीटर दूध देता है उसे 1 किलो दाना देना चाहिए रोज। दाने में नमक और खनिज मिश्रण मिलाना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो पाचन शक्ति होती है वह पशु की, उसमें सुधार आता है। और पानी की आवश्यकता, यानी पशु को प्रतिदिन कितने पानी की आवश्यकता होती है।
गाय को प्रतिदिन 40 से 60 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, जबकि भैंस को 50 से 80 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। गर्मी में पानी की आवश्यकता बढ़ सकती है। भैंसों को पानी में लौटने या नहलाने की सुविधा मिलनी चाहिए। यानी क्या होता है, जो भैंस होती है उसका रंग काला होता है, इससे उसे गर्मी ज़्यादा लगती है, तो इसके लिए गर्मियों में उसे नहाने की जो सुविधा होती है या नहाने जो तालाब होता है उसमें उसमें जाने की अनुमति होनी चाहिए या ऐसी सुविधा फार्म पे होनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे जो नमक की आवश्यकता होती है वह कितनी होनी चाहिए। प्रतिदिन 30 से 50 ग्राम नमक देना चाहिए। नमक भूख बढ़ाता है और पाचन सुधारता है। और अगला है कि जो नमक को दाने से में मिलाकर दें या खेत में नमक के पत्थर रखें, ताकि इससे क्या होता है कि जो पशु होता है वह चरते चरते यदि उन्हें वो अधिक नमक का जो पत्थर होता है वह होता है तो उसे वह चाटता है। इससे भी ये जो नमक उसे अलग से खिलाने की आवश्यकता नहीं होती, वह वहीं पे खा लेता है। अब हम पढ़ेंगे विशेष प्रैक्टिकल टिप्स यानी फीड पैटर्न। पहले सूखा चारा, फिर दाना, फिर हरा चारा खिलाएं। इन्हें ऐसा नहीं है कि पहले सीधा हरा चारा खिला दिया फिर दाना, उल्टा नहीं करना है। पहले सूखा चारा खिलाना है पशु को, फिर दाना देना है और फिर हरा चारा खिलाना है। और जो संकेंद्रित आहार होता है उसका फॉर्मूला होता है 60% एनर्जी स्रोत प्लस 30 से 35% प्रोटीन स्रोत प्लस 1 से 2% मिनरल मिक्सचर और 0.5% नमक मिलाएं। यानी ये इस प्रकार से ये फॉर्मूला बनाकर उनको पशुओं को खिलाना चाहिए, यानी इस हिसाब से उनको खिलाना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे ड्यूरिंग फीड स्टोरेज शॉर्टेज, यानी कम चारे के समय सूखे चारे में गुड़ मिलाकर खिलाएं पशुओं को। और बरसात के मौसम में हरे चारे को साइलेज बनाकर उपयोग करें। यानी जो बरसात का जब वर्षा ऋतु होती है उसमें जो हरा चारा होता है उसको साइलेज बनाकर पशुओं को खिलाना चाहिए, और जो सूखा चारा होता है उसमें गुड़ मिलाकर पशुओं को खिलाना चाहिए, जिससे क्या होता है वह मीठा भी हो जाए और गीला भी हो जाए सूखा चारा। अब हम पढ़ेंगे पोषक तत्व और उनके कार्य, जिनमें पहला आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट पशुओं के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है और ये दैनिक गतिविधि और शरीर के कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से अनाज, चारे और रेफेज में पाए जाते हैं। यानी जो कार्बोहाइड्रेट होता है वह अनाज में और चारे और रेफेज में पाया जाता है, और ये प्राथमिक जो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है पशुओं के लिए। और ये दैनिक गतिविधियों या शरीर में जो कार्य करते हैं या कुछ भी कार्य करते हैं तो उसमें ऊर्जा प्रदान करने का जो कार्बोहाइड्रेट है वह कार्य करता है पशुओं में। अधिक कार्बोहाइड्रेट शरीर में वसा का रूप में जमा होते हैं। और दूसरा आता है प्रोटीन। प्रोटीन वृद्धि, रख रखाव और ऊतकों की मरम्मत के लिए आवश्यक होते हैं। प्रोटीन एमिनो एसिड से बने होते हैं जो मांसपेशियों के विकास में मदद करते हैं। ये पशुओं के उत्पादों जैसे दूध, मांस, अंडे और पौधों के आधारित आहार, सोयाबीन, दालों में पाए जाते हैं। प्रोटीन एंजाइम और हार्मोन के उत्पादन में मदद करते हैं और प्रतिरक्षा तंत्र के कार्य में योगदान करते हैं। इन्हें जो प्रोटीन होता है वे उससे जो शरीर की प्रोटीन वृद्धि में जो ऊतकों की मरम्मत होती है और मांसपेशियों के विकास में भी मदद करता है। जो उत्पाद होते हैं जो पशुओं के जैसे दूध, मांस, अंडे, उनमें भी वृद्धि होती है। और जो सोयाबीन, दालें होती हैं उनमें ये प्रोटीन पाया जाता है। और प्रोटीन एंजाइम और हार्मोन के उत्पादन में भी मदद करते हैं और ये प्रतिरक्षा तंत्र के कार्यों में भी अपना योगदान देते हैं। अगला आता है फैट यानी वसा। वसा ऊर्जा का सघन स्रोत होता है। वसा प्रति ग्राम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के मुकाबले अधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा फैट घुलनशील विटामिन जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के अवशोषण में मदद करते हैं। यह वनस्पति तेल, पशु वसा और दाने में पाए जाते हैं। इन्हें जो फैट होता है यानी जो वसा होती है उसे एक तो वनस्पति तेल में पाया जाता है और जो पशु वसा होती है उसमें पाई जाती है, और दाने में जब हम ये तीनों चीज़ें देते हैं तो पशु में जो फैट होता है दूध में वो उसमें बढ़ोतरी होती है। और जो अगला है मिनरल्स इन्हें खनिज। खनिज हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण होता है और वे एंजाइम क्रियाओं, तंत्रिका संचरण और मांसपेशियों के संकुचन में मदद करते हैं। मुख्य खनिजों में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम शामिल होता है। खनिज हरे चारे, नमक, पत्थरों और खनिज मिश्रणों में पाए जाते हैं। और अगला आता है विटामिन। विटामिन थोड़ी मात्रा में चाहिए होते हैं लेकिन ये समग्र स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होते हैं।
इन्हें जो विटामिन होता है, विटामिन की मात्रा तो थोड़ी चाहिए, लेकिन जो स्वास्थ्य होते हैं उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये मेटाबॉलिज्म, प्रतिरक्षा और समग्र विकास में मदद करते हैं। विटामिन को फैट घुलनशील यानी ए, डी, ई के विटामिन और पानी में घुलनशील विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। विटामिन हरे चारे, पशु उत्पादों और विशिष्ट आहार पूरकों में पाए जाते हैं। और लास्ट आता है पानी यानी वाटर। पानी जीवन और स्वास्थ्य के लिए सबसे आवश्यक पोषक तत्व है। यह पाचन, अवशोषण और पोषक तत्वों के परिवहन में मदद करता है। पानी शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है और मूत्र के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थों को निकालता है। यह सुनिश्चित करें कि पशुओं के पास हमेशा ताज़ा और साफ पानी हो। ये आज का हमारा जो टॉपिक था, ये वैसे पूरा तो नहीं हुआ है। अगला टॉपिक है एनिमल राशन टाइप यानी पशु आहार के प्रकार, यानी पशुओं को हम कितने प्रकार से आहार दे सकते हैं। जिसमें पहला आता है बैलेंस्ड राशन यानी संतुलित आहार। संतुलित आहार में सभी आवश्यक पोषक तत्व सही अनुपात में होते हैं। यानी जो पशु को यदि हम सभी आवश्यक पोषक होते हैं वो सही अनुपात में देते हैं तो वह संतुलित आहार में आता है। वह भोजन संतुलित आहार में आता है। यह सुनिश्चित करता है कि पशुओं को सही मात्रा में ऊर्जा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज प्राप्त हो। यानी जब हम पशु को संतुलित आहार देते हैं तो उसे पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मिलती है और उसे प्रोटीन और विटामिन और खनिज की भी प्राप्त अच्छी मात्रा में होता है। संतुलित आहार अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने और पोषण की कमी को रोकने में मदद करता है। इसका एग्जाम्पल है जैसे डेयरी गायों के लिए संतुलित आहार में रेफेज, केंद्रित आहार और प्रोटीन से भरपूर पूरक शामिल होते हैं। यानी जो डेयरी में जो गायें पाली जाती हैं उनके लिए जो संतुलित आहार देते हैं उसमें क्या क्या आता है। एक तो रेफेज आता है यानी सूखा चारा, केंद्रित आहार यानी जो हम दाना देते हैं उसे वह आता है, और जो प्रोटीन से भरपूर जो हम उसे कुछ खाने के लिए देते हैं प्रोटीन युक्त पदार्थ, वह इसमें संतुलित आहार में आते हैं। और अगला है आदर्श आहार यानी आइडियल राशन। आदर्श आहार उन सभी गतिविधियों के लिए पशु की आवश्यकताओं के अनुरूप सर्वोत्तम पोषक तत्व प्रदान करता है। यानी इसमें पशु को आदर्श आहार दिया जाता है, यानी सभी गतिविधियों के लिए पशु की आवश्यकता जितनी भोजन की आवश्यकता होती है उतना उसे भोजन दिया जाता है। ये ऊर्जा, प्रोटीन और खनिजों में समृद्ध होता है ताकि उत्पादों का उत्पादन करने की उच्च पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इसका उदाहरण है कि एक डेयरी गाय को स्तनपान के दौरान प्रोटीन और ऊर्जा का उच्च अनुपात चाहिए होता है। अगला है प्रजनन आहार यानी रिप्रोडक्शन राशन। यहाँ पे 3 नंबर है। प्रजनन आहार उन पशुओं के पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया जाता है जो प्रजनन या गर्भ धारण के दौरान होते हैं। यानी जो प्रजनन आहार होता है इसमें क्या होता है कि यदि कोई पशु, मादा पशु होता है, वह गर्भ धारण कर चुका है, तब जब तक उसमें जो प्रसव क्रिया होती है वह नहीं होती है तब तक उसको एक अलग से आहार देना चाहिए, और वह आहार संतुलित उस रिप्रोडक्शन के लिए संतुलित होना चाहिए। इससे क्या होता है, जो आगे जो संतान होती है, जो बछड़ा होता है, वह भी स्वस्थ होता है और अच्छी वृद्धि वाला होता है। और अगला ये संतुलित पोषण प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करता है ताकि प्रजनन क्षमता, गर्भधारण और स्वास्थ्य संतान का समर्थन किया जा सके। उदाहरण के लिए कि प्रजनन करने वाली मादाओं को उच्च गुणवत्ता वाली प्रोटीन और खनिज खिलाने से गर्भधारण दर में सुधार होता है। यानी जब हम मादा पशुओं को प्रोटीन और खनिज पदार्थ खिलाएंगे तो उससे क्या होता है, जो गर्भधारण की दर होती है उसमें बढ़ोतरी होती है। अगला आता है वर्क राशन यानी कार्य आहार। कार्य आहार उन पशुओं को दिया जाता है जो शारीरिक श्रम में शामिल होते हैं, जैसे बैल या खींचने वाले पशु। जैसे इसमें क्या होता है कि जब आजकल तो ऐसे ट्रैक्टर से खेती करते हैं, लेकिन पहले क्या होता था कि बैल से खेती करते थे या फिर बैलगाड़ी से कुछ सामान ढोने या खींचने में पशुओं को काम में लेते थे, तो उसमें ये अलग से आहार देते थे। ये आहार ऊर्जा में उच्च होता है। यानी इस आहार से पशु को ऊर्जा मिलती है ताकि वे शारीरिक श्रम और कार्य के लिए आवश्यक सहन शक्ति को पूरा किया जा सके। यानी इसमें क्या होता है, अधिक कार्बोहाइड्रेट और वसा होती है ताकि निरंतर ऊर्जा मिले। यानी पशुओं को ऐसा आहार दिया जाता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की मात्रा अधिक हो। इससे पशुओं को ऊर्जा मिलती है जिससे वह अपना कार्य ढंग से कर पाता है।
अगला आता है ग्रोथ राशन यानी वृद्धि आहार। वृद्धि आहार युवा पशुओं के लिए डिजाइन किया जाता है ताकि उनके विकास को और वृद्धि को समर्थन किया जा सके। यानी जो ग्रोथ आहार होता है वह मादा या जो नर पशु जो युवा पशु होते हैं उनमें दिया जाता है, ताकि इससे क्या होता है कि उनके शरीर की अच्छी वृद्धि होती है, जिससे मादा पशु में तो क्या होता है कि वह प्रजनन योग्य जल्दी हो जाती है और अच्छी शरीर वृद्धि भी करती है। और नर पशुओं का क्या होता है कि यदि उनको मांस उत्पादन के लिए पाला जाता है तो उनके जो मांस में भी वृद्धि होती है, और ये तेजी से वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए प्रोटीन और ऊर्जा का उच्च अनुपात प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे एक बढ़ता हुआ बकरा मांसपेशियों के विकास और हड्डी की वृद्धि के लिए अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यानी एक बकरा है जिसकी मांसपेशियों के विकास के लिए और हड्डी की वृद्धि के लिए प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। इसे पशु की आयु, वजन, स्वास्थ्य और उद्देश्य के आधार पर डिजाइन किया जाता है। आदर्श आहार पशु के विभिन्न चरणों के साथ बदलता है, जैसे वृद्धि, दूध उत्पादन या काम करना, इसके अनुसार ये बदलता रहता है। अब हम पढ़ेंगे जो पशुओं में आहार देने के तरीके क्या क्या है, यानी मेथड ऑफ फीडिंग फॉर एनिमल, यानी हम पशुओं को कितने प्रकार से आहार दे सकते हैं। जिसमें पहला आता है फ्री रेंज फीडिंग। इसमें फ्री रेंज आहार में पशुओं को खुले स्थान पर चरने और स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति दी जाती है। यानी एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है जिसमें पशुओं को खुला छोड़ दिया जाता है, उसमें पशु स्वतंत्र रूप से घूमते हैं और अपना चारा स्वयं चरते हैं, उन्हें एक जगह बांधा नहीं जाता है। इस तरीके में पशुओं को घास और जड़ी बूटियों जैसे प्राकृतिक चारे की आपूर्ति होती है। फ्री रेंज आहार का उपयोग अक्सर मुर्गी और बकरी पालन और गाय जैसे पशुओं के लिए किया जाता है। ये जो फ्री रेंज फीडिंग विधि है ये भैंसों में बहुत कम अपनाई जाती है, ना के बराबर अपनाई जाती है, लेकिन ये ज़्यादातर मुर्गी और बकरियों में ज़्यादा अपनाई जाती है और गाय में भी थोड़ी बहुत अपनाई जाती है। ये लागत प्रभावी होता है क्योंकि इसमें केंद्रित आहार की आवश्यकता बहुत कम होती है, इसमें जो लागत होती है वह भी कम होती है। हालांकि ये पशुओं को पर्यावरणीय परिस्थितियों और शिकारियों के संपर्क में ला सकता है। यदि जैसे कोई बकरी है या मुर्गी जैसे खुले में स्वतंत्र रूप से घूमेगी तो जो पर्यावरणीय परिस्थितियाँ उससे भी वे प्रभावित हो सकती है। या जैसे कोई शिकारी पशु जैसे कोई कुत्ता हो गया या कुत्तों का झुंड या कोई तेंदुआ फेंदुआ भी उन पर आक्रमण कर सकता है। और इससे क्या होता है कि जो बकरियां होती है उनको वह शिकार कर सकता है और हानि भी पहुंचा सकता है। अगला आता है स्टॉल आहार देना, यानी स्टॉल आहार में पशुओं को एक स्थिर स्थान या बाड़े में बंद किया जाता है और उन्हें तैयार किया हुआ आहार दिया जाता है। यानी इसमें क्या होता है कि पशु को एक फार्म बना के उसमें बंद करके उसी में वहीं पे दाना या चारा दिया जाता है। इस तरीके में से आहार को नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे यह सुनिश्चित किया होता है कि पशु आवश्यक पोषक तत्वों को सही मात्रा में प्राप्त करें। इससे क्या होता है कि हम उनको स्वयं से नीरेंगे, स्वयं से चारा डालेंगे तो वह अपने जो संतुलित आहार इन्हें हमें पता रहेगा कि पशु को संपूर्ण आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति हो रही है या नहीं हो रही है। ये आमतौर पर डेयरी गायों, मुर्गियों और अन्य कृषि पशुओं के लिए उपयोग किया जाता है जिन्हें विशिष्ट पोषण प्रबंधन की आवश्यकता होती है। स्टॉल आहार पशुओं के बेहतर स्वास्थ्य, उत्पादकता को सुनिश्चित करता है और पशुओं की वृद्धि की निगरानी करना आसान होता है। यानी इससे क्या होता है कि पशुओं को एक जगह बांध कर यदि हम उनको वहीं पे चारा डालते हैं तो इससे कोई पशु बीमार है या उसके स्वास्थ्य के बारे में भी हम आसानी से ध्यान लगा सकते हैं और पशु की जो वृद्धि होती है उसकी निगरानी भी हम आसानी से कर सकते हैं। और अब हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ फ्री एंड स्टॉल फीडिंग, यानी इसमें क्या होता है कि पशुओं को थोड़ी देर के लिए स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है और यदि वहाँ पे उनका जो आवश्यक पोषक तत्व है या संपूर्ण चारे की पूर्ति नहीं होती है तो उनको बांध कर भी चारा डाला जाता है। यानी इसमें देखेंगे अब संयोजन विधि, पशुओं को कुछ समय के लिए खुले में चरने की अनुमति दी जाती है और बाकी समय में उन्हें बांध कर दिया जाता है। यह तरीका फ्री रेंज और स्टॉल आहार दोनों को के लाभ प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि पशु प्राकृतिक चारा प्राप्त करे और स्टॉलों में प्रदान किया गया नियंत्रित पोषण मिले। ये उन पशुओं के लिए आमतौर पर उपयोग किया जाता है जिन्हें व्यायाम और नियंत्रित आहार दोनों की आवश्यकता होती है, जैसे डेयरी गाय और मुर्गी। यानी जो डेयरी में जो गायें पाली जाती हैं उनमें और मुर्गियों में ये जो
कॉम्बिनेशन ऑफ फ्री एंड स्टॉल फीडिंग जो विधि है वह अपनाई जाती है। ये तरीका प्राकृतिक चराई और उच्च गुणवत्ता वाले आहार के बीच संतुलन बनाता है। यानी इसमें क्या होता है कि ये बकरियों में भी अपनाई जाती है। इसमें हम बकरियों को पहले तो खुला छोड़ देते हैं। यदि वहाँ पे खुले में अगर उनका जो भोजन की पूर्ति है वह नहीं होती है, चारे की पूर्ति नहीं होती है, तो हम उन्हें फिर फार्म में ला के बांध कर भी चारा डालते हैं। और अब हम पढ़ेंगे फीडिंग इंग्रेडिएंट्स ऑफ फॉर पोल्ट्री राशन, यानी मुर्गी के आहार के घटक क्या क्या हैं। जिसमें पहला आता है सीरियल ग्रेन्स, यानी अनाज वाली फसलें। अनाज जैसे मक्का, जौ और गेहूं मुर्गी के आहार का मुख्य ऊर्जा का स्रोत है। ये अनाज कार्बोहाइड्रेट से समृद्ध होते हैं और वृद्धि और उत्पादन के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। यानी जो मुर्गी होती है उनको आहार में जैसे दाना देते हैं, उनमें मक्का जो और बाजरा जो होता है या गेहूं जो होता है वह हम उसे मुर्गी को दाने के रूप में देते हैं। इन अनाज वाली फसलों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अच्छी होती है, जिससे मुर्गियों की वृद्धि और उनको जो ऊर्जा की जो आपूर्ति होती है वह अच्छी मात्रा में होती है। मक्का मुर्गी के आहार में उपयोग होने वाली सबसे सामान्य ऊर्जा का स्रोत है। और सिफारिश की गई मात्रा अनुपात कुल आहार मिश्रण का 50 से 70% जो पक्षी की वृद्धि के चरण पर निर्भर करता है। अगला आता है प्रोटीन स्रोत, यानी प्रोटीन स्रोत क्या क्या है कि प्रोटीन स्रोत मुर्गी की वृद्धि, अंडे उत्पादन और समग्र स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। यानी जब मुर्गी को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन पोषक तत्व की आपूर्ति होगी तो उससे जो अंडे का उत्पादन है वह भी अच्छा होगा और जो मुर्गी की वृद्धि है वह भी अच्छी होगी और मुर्गी का स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। सामान्य प्रोटीन स्रोत जैसे सोयाबीन का आटा, मछली का आटा और मूंगफली के केक शामिल होते हैं। और केक का मतलब जो मूंगफली की जो खली होती है उसे कहते हैं मूंगफली का केक। सोयाबीन का आटा सबसे आम पौधों आधारित प्रोटीन स्रोत है। सिफारिश की गई मात्रा अनुपात कुल आहार मिश्रण का 20 से 25% होना चाहिए। अगला है वसा और तेल, यानी फैट और ऑयल्स। वसा और तेल ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और वसा में घुलनशील विटामिन के अवशोषण में मदद करते हैं। पौधों के तेल और पशु वसा का सामान्य अनुपात मुर्गी के आहार में इस्तेमाल किया जाता है। यानी जो वसा की और तेल की जो ऊर्जा होती है वह यानी जो वसा और तेल होता है वह ऊर्जा मुर्गी को ऊर्जा प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वे अवशोषण में मदद करते हैं और ये घटक आहार की स्वादिष्टता में भी सुधार करता है। और सिफारिश की गई मात्रा और कुल आहार मिश्रण का 2 से 5% भाग होना चाहिए। अगला आता है मिनरल्स, यानी जो खनिज होते हैं। खनिज हड्डियों के विकास, अंडे के उत्पादन और समग्र मुर्गी स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। यानी जब हम मुर्गी को अच्छा खनिज पदार्थ वाला से युक्त आहार देते हैं तो उससे जो मुर्गी के हड्डियों की के विकास में भी सहायक होता है और अंडे के उत्पादन में भी सहायक होता है। कैल्शियम, फास्फोरस और नमक को आमतौर पर मुर्गी के आहार में शामिल किया जाता है। कैल्शियम विशेष रूप से अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए महत्वपूर्ण होता है ताकि मजबूत अंडे की खोल बना सके। यानी जो अंडे की जो बाहरी आवरण होता है, जो खोल होता है, वह सामान्यतः कैल्शियम का बना होता है। इसलिए जब हम खनिज देते हैं, इसलिए जो अंडे देने वाली मुर्गी होती है उसे विशेष रूप से कैल्शियम दिया जाता है ताकि जब वह अंडा दे तो उसका जो अंडे का जो बाहरी आवरण होता है वह मजबूत बन सके। और अगला आता है कि सिफारिश की गई मात्रा अनुपात कैल्शियम 1 से 1.5%, फास्फोरस 0.5 से 0.8% और नमक की मात्रा जो होती है वह 0.2 से 0.5% कुल आहार मिश्रण का होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे विटामिन्स। विटामिन्स मुर्गी के स्वास्थ्य को बनाए रखने और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। मुर्गी के आहार में आवश्यक सामान्य विटामिनों में विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन शामिल होते हैं। ये विटामिन इम्यून फंक्शन, वृद्धि और प्रजनन स्वास्थ्य में का समर्थन करते हैं। इन्हें जो विटामिन होते हैं वे एक तो मुर्गी की वृद्धि में सहायक होते हैं और जो प्रजनन स्वास्थ्य होता है उसमें भी सहायक होते हैं। सिफारिश की गई मात्रा विटामिन मिश्रण का आहार के प्रति किलोग्राम लगभग 1 से 2 ग्राम प्रदान करना चाहिए। और अगला है कि जो फाइबर होता है, इन्हें फाइबर पाचन और मुर्गियों की में आंतों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होता है।
रेफेज जैसे अल्फाल्फा, आटा और सूखी घास को आहार में शामिल किया जाता है। इन्हें फाइबर से क्या होता है कि मुर्गी का जो पाचन शक्ति होती है उसमें भी वृद्धि होती है, और जो मुर्गी में जो आंतें होती है वह भी स्वस्थ बनी रहती है। फाइबर पाचन समस्याओं को रोकने में मदद करता है और उचित आंत गति में समर्थन करता है। सिफारिश की गई मात्रा अनुपात कुल आहार मिश्रण का 3 से 5% होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे एडिटिव्स। यानी एडिटिव्स क्या होता है कि जो आहार एडिटिव्स का उपयोग आहार की गुणवत्ता और समग्र मुर्गी स्वास्थ्य में सुधार के लिए किया जाता है। इनमें एंजाइम, प्रोबायोटिक्स और एंटीऑक्सीडेंट्स शामिल होते हैं। यह आहार के पाचन क्षमता में सुधार करते हैं और इम्यून फंक्शन को बढ़ाते हैं और बीमारियों को रोकते हैं। यानी जो एडिक्टिव्स होते हैं ये पाचन क्षमता में भी सुधार करते हैं और जो इम्यून फंक्शन होता है उसे में भी वृद्धि करते हैं, और जो बीमारियां होती हैं उसके प्रति भी रोग प्रतिरोधकता क्षमता को मुर्गियों में बढ़ाते हैं। अब अगला है कि वाटर, वो यानी पानी मुर्गियों के स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण घटक है, और ये पाचन, पोषक तत्वों के अवशोषण और समग्र मेटाबॉलिक कार्यों का समर्थन करता है। स्वच्छ और ताज़ा पानी हमेशा मुर्गी के लिए उपलब्ध होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे फीडिंग मेथड ऑफ पोल्ट्री। इन्हें हम पशुओं को कितने तरीके से जो आहार है वह प्रदान कर सकते हैं या आहार दे सकते हैं। जिसमें पहला आता है फ्री रेंज आहार। यानी इसमें जो मुर्गियां होती है, जो पक्षी होते हैं, उनको खुले मैदान में छोड़ दिया जाता है और वे स्वयं ही अपना भोजन ढूंढते हैं और स्वयं अपना भोजन करते हैं। मुर्गियां स्वतंत्र रूप से घूमती और अपना भोजन खुद ढूंढती है। इसका फायदा क्या क्या है फ्री रेंज आहार विधि का? ये प्राकृतिक आहार और लागत कुशल होती है। इसमें लागत बहुत कम होती है और प्राकृतिक आहार मुर्गियों को मिलता है। और इसके नुकसान है, बीमारियों का खतरा ज़्यादा रहता है, आहार की निगरानी में कठिनाई होती है। और दूसरा आता है कि स्टॉल फीडिंग। इन्हें मुर्गियों को एक आश्रय में रखी जाती है और नियंत्रित आहार दिया जाता है। इसके फायदे, नियंत्रित आहार दिया जाता है और स्वास्थ्य की निगरानी में भी आसानी होती है, क्योंकि पशु जो होता है वह हमारी जो मतलब एक चार बंदी में भी रहता है, वहाँ पे नियत स्थान पर रहता है, तो हम एक प्रत्येक पशु और पक्षी होता है उसे हम देख सकते हैं और समय पर संभाल सकते हैं। इसका नुकसान है कि उच्च आहार लागत होती है और सीमित स्थान होता है। अब हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ फ्री रेंज एंड स्टॉल फीडिंग। यानी इसमें पशुओं को थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ा जाता है और बाद में उन्हें एक बंद जगह या फार्म में रखा जाता है। फ्री रेंज और स्टॉल आहार दोनों का संयोजन करता है। इसके फायदे क्या हैं कि संतुलित आहार मिलता है और बीमारियों की रोकथाम में भी सहायक है। लेकिन नुकसान है कि अधिक प्रबंधन की आवश्यकता होती है और बढ़ा हुआ श्रम, यानी इसमें मेहनत ज़्यादा लगती है। और अगला है ऑटोमेटिक फीडिंग सिस्टम। यानी स्वचालित आहार प्रणाली लगातार आहार की आपूर्ति करती है। यानी इसमें क्या होता है कि जो पक्षी होते हैं उनको ऑटोमेटिकली जो आहार होता है उसकी आपूर्ति होती है, और लगातार आहार की आपूर्ति और श्रम बचाने वाला है। इसका फ़ायदा है कि इसमें पक्षियों को लगातार आहार की आपूर्ति होगी और इसमें श्रम यानी मेहनत भी कम लगती है। और इसका नुकसान है उच्च सेटअप लागत और प्रौद्योगिकी पर निर्भरता। यानी इसमें क्या होता है कि जब हम ये ऑटोमेटिकली जो विधि अपनाते हैं तो इसमें सबसे पहले लागत ज़्यादा लगती है और प्रौद्योगिकी पर निर्भर होना पड़ता है। अगला आता है पूरक आहार। इन्हें पूरक आहार में आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त आहार दिया जाता है और इसके फायदे होते हैं पोषण संतुलित सुनिश्चित करता है और स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। अधिक लागत और अधिक आहार देने का खतरा रहता है। यानी इसमें क्या होता है कि जो पूरक आहार विधि है इसमें लागत अधिक लगती है और अधिक आहार देने का खतरा भी रहता है। लेकिन इसके फायदे हैं कि पोषण संतुलित सुनिश्चित होता है। यानी इसमें पोषक तत्व हमें मुर्गी को संतुलित रूप से मिलता है और स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहता है। ये आज का हमारा जो टॉपिक था फूड से रिलेटेड। यानी इसमें आज हमने बहुत से टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक कवर किए, जिसमें आता है पहला आता है क्लासिफिकेशन ऑफ फीड स्टॉक्स, प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल ऑफ फीड, न्यूट्रिएंट्स एंड देयर फंक्शंस, फीड इंग्रेडिएंट्स for ration for livestock and poultry, feed supplements and feed additives, feeding of livestock and poultry।
ये इतने टॉपिक हमने आज की क्लास में कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और अपने दोस्तों से शेयर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें कि आपको क्लास कैसे लगी है। और यदि आप भी चाहते हैं कि हमारी जो जब भी कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर क्लास अपलोड होती है तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।